हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं है अभी आपका हाल फिलहाल में, तो आपने अपनी पढ़ाई रोक दी होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर हिंदी या इंग्लिश में तो लिखा है, मुझे पढ़ना क्यों नहीं आएगा। कहने का अर्थ होता है क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कीजिए और एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जानी चाहिए। कौन कौन सी, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्लियर हो गई ना, तो आपका आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो गया। और जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो उसमें से भी आधा आप सिर्फ और सिर्फ पेपर पे लिखोगे। पेपर पे वही लिखोगे जो आप सॉल्व मतलब याद नहीं कर पा सकते। कुछ चीज़ें होती है ना कि भूल जाएगा आदमी तो लिख लेते, सिर्फ वही आप लिखोगे। ठीक है, तो अगर आपका 100% क्वेश्चन और लिखने पे सिर्फ 25% लिखा जा रहा है, तो सोच लीजिए कि आपकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है दो कंटेनर है P और Q में जो है क्रमशः 60 लीटर दूध और 40 लीटर पानी है। यदि कंटेनर P से 15 लीटर दूध निकालकर कंटेनर Q में मिला दिया जाए और फिर कंटेनर Q से 22 लीटर मिश्रण निकालकर कंटेनर P में मिला दिया जाए, तो कंटेनर P में पानी का कंटेनर और Q में पानी से अनुपात क्या होगा। कंटेनर P में पानी की मात्रा से और कंटेनर Q में पानी की मात्रा से रेशियो पूछ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें करना कैसे है। ठीक है, तो क्या दिया है, P और Q दो दिया है, कंटेनर है हमारे पास जिसमें से क्या है, इसमें मिल्क है एंड वाटर की बात कर रहा है। मिल्क कितना है इसमें, 60 लीटर है, लेकिन वाटर कितना है, वाटर 0 है। और इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर, इसमें मिल्क 0 है लेकिन वाटर कितना है, 40 लीटर है। कितना है, 40 लीटर। अब आगे कह रहा है यदि कंटेनर P से 15 लीटर दूध निकालकर कंटेनर Q में मिला दिया जाए। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 15 लीटर मिल्क निकाल लिया हमने, और क्या कर रहा है 15 लीटर क्यू में, भाई यहाँ से जब निकालेंगे तो सिर्फ सिर्फ मिल्क है, तो 15 लीटर ही सिर्फ निकलेगा, वो भी मिल्क। तो 15 लीटर हमने निकाल लिया और इसमें क्या ले जाके मिला दिया। तो अब फाइनल हमारा क्या आया, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो बच गया हमारा 45 लीटर, और वाटर कितना है, अभी भी 0 है। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हमारा मिल्क हो गया 15 लीटर और वाटर कितना है हमारा 40 लीटर। ठीक, अब कह रहा है कि कंटेनर क्यू में मिला दिया गया, मिला दिया हमने। फिर कह रहा है कंटेनर क्यू से 22 लीटर निकालकर मिश्रण निकालकर कंटेनर पी में मिला दिया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, 22 लीटर इधर लेके जा रहे हैं, 22 लीटर यहाँ से निकाल के पी से क्यू से अब पी की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब बताइए, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि अब आप सोच रहे होंगे कि 22 लीटर क्या यहाँ पे वाटर निकलेगा या मिल्क निकलेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे मिल्क कितना, मिल्क एंड वाटर का हम रेशियो देखेंगे और उसी रेशियो में क्या होगा, 22 लीटर हमारा जो है वो निकलेगा।
ऐसा तो है नहीं कि मिल्क ज़्यादा निकलेगा या वाटर ज़्यादा निकलेगा। हाँ, मिल्क ज़्यादा है तो ज़्यादा निकलेगा, वाटर ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, जिस रेशियो में मिल्क एंड वाटर अब हमारा है, मिक्सचर भी तो उसी रेशियो में निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारा रेशियो क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना है रेशियो में, 5 3 15 5 8 40। रेशियो हमारा कितने का है, 3 और 8 का रेशियो है। तो आप बताइए कि अब कितना, 3 यूनिट मिल्क निकलेगा, 8 यूनिट कितना निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो अगर मैं कहूं कि 3x मिल्क निकलेगा और 8x वाटर, तो टोटल निकला कितना, 11x। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 22 लीटर निकला, हम कह रहे हैं कि 11x निकला, ये कह रहा है नहीं 22 लीटर निकला। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 11 दूना 22। तो x बराबर 2, मतलब कितना, 6 लीटर मिल्क निकाल दिया हमने और 16 लीटर क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो फाइनल कितना, भाई 15 लीटर तो था ही हमारा, 15 में से 6 लीटर हमारा क्या निकल गया, मिल्क निकल गया। तो बचा कितना, 9 लीटर। और वाटर कितना बचा, 40 लीटर था और निकल गया कितना लीटर, 16 लीटर। तो अब बच कितना गया भाई, 24 लीटर। कितना लीटर, 24 लीटर। इतना समझ में आ गया है कि निकला कितना। अब यहाँ पे जितना निकला, अब जाके यहाँ पे क्या करेगा, ये तो जुड़ेगा। भाई 6 लीटर वाटर मिल्क आया हमारा यहाँ पे और 16 लीटर वाटर। भाई यहाँ से जो निकला वो यहाँ पे आया ना। तो अब कितना हो गया हमारा, देखा जाए तो 41 लीटर हमारा, 51 लीटर हमारा क्या हो गया, 51 लीटर हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया। एंड 16 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया। ये हमारा वाटर हो गया है, ये हमारा वाटर हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि कंटेनर पी में पानी की मात्रा और कंटेनर क्यू से अनुपात। तो वाटर ऑफ पी रेशियो वाटर ऑफ क्यू। तो पी में वाटर कितना अभी है, 16 लीटर, और क्यू में कितना है, रेशियो निकाल लेते हैं 24। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो कितने का रेशियो आ गया, 2 एंड 3 का रेशियो आ गया। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, तो जो जो उसने कहा वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कम से कम 2 बार। मेरा यही मानना है कि आप क्वेश्चन पढ़ना सीख जाइए। अभी तो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, वो 4 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब जाके उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। हाँ, ये चीज़ें दिया है, ये पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अगर आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है तो क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, सबसे यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। और जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी वो आपको बता देगा कि करना कैसे। तीसरा भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए करिए, फिर मैं बता रहा हूँ करना कैसे है। आप हमसे बातें करते रहा करिए और हमारी बातों को सुनते रहा करिए और उसके बाद आप सॉल्व भी करते रहा करिए। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक कार्यालय में कुछ 6000 कर्मचारी, कुल जो है 6000 कर्मचारी हैं, जिनमें से पुरुष कर्मचारियों की संख्या प्रतिवर्ष 5% और महिला कर्मचारियों की संख्या प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्ष के अंत में कुल कर्मचारियों की संख्या 6420 हो जाती है तो प्रारंभिक महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि जो है उनके पास जो है कुल कर्मचारी 6000 थे, लेकिन पुरुष कर्मचारी कितना बढ़ रहे हैं, 5% एक साल में,
और महिला कर्मचारी कितना पढ़ रही है 8 साल 1 साल में, ठीक है। उनको उनका आपको दे दिया कि लास्ट में वो 6420 हो भी जाते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में महिला कर्मचारी कितनी थी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि 6000 पहले थे हमारे पास टोटल कर्मचारी टोटल, तो 1 ईयर बाद बोला है कितना हो गए हमारे पास 6420 कर्मचारी। तो एक्स्ट्रा कितने हुए, एक्स्ट्रा कितना बढ़ गए, मतलब बढ़े कितना आप कह सकते हो 420 बढ़ गए अब 1 ईयर में। उसने एक कंडीशन दे रखी है, किसने कंडीशन दे रखी है कि मेल जो है वो कितना बढ़ रहे हैं 5% बढ़ रहे हैं, और फीमेल महिला महिला कितनी बढ़ रही है आप बता सकते हो, बता तो सकते हो 8% बढ़ रही है, ठीक। इतना तो दिया है, इतना तो आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बात बताइए कि हम इसको 5% को 5% रहने देते हैं, और इसको क्या हम 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है आपको भी पता है। तो एक बात बताइए कि 5% मेल बढ़ रहे हैं और 5% फीमेल भी बढ़ रही हैं, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑल ओवर जो है हमारा वो कितना बढ़ रहा है 5%। ये 5% हमने ले लिया, ये 5% ले लिया, तो 6000 का 5% कितना होगा, 6000 का 5% कितना होगा भाई, 5% कितना होगा, ये 5% कितना होगा 1020 1020, 6×5 = 300। ये 300 जो बढ़े हैं आप बताइए कि ये मेल एंड फीमेल दोनों है, ये 300 जो बढ़े हैं ये मेल एंड फीमेल दोनों है, और ये जो एक्स्ट्रा हो रही है हमारा ये भी मेल एंड फीमेल दोनों है भाई ने। तो आप बताइए कि 300 तो 5% के बढ़े तब हुआ, अब कितना हो जाएगा अगर हम 300 घटा दें इसमें से, तो अब कितना हमारे पास बच गया 120। अब आप बताइए कि मेल और फीमेल 5-5% तो खत्म हो गए, ठीक। अब ये बचा हमारा 3%, तो ये जो 120 है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ महिला ही तो बढ़ी है हमारी, 3% हमारी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ महिला ही तो बढ़ी है। ये 3% जो बचा हमारा ये क्या है, महिला के जो बढ़ी है ये तो महिला का सिर्फ हुआ 3%, और ये 120 यहाँ पे अभी भी बढ़ रहा है। तो ये टोटल फीमेल का, टोटल फीमेल हमने मान लिया एफ है, और इसका 3% कितना है 3/100 कर दिया, ये कितना के बराबर है 120। भाई जो एक्स्ट्रा है यही तो 3% जो एक्स्ट्रा है यही तो 120 है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 40। तो एफ का मान मतलब टोटल फीमेल हमारी कितनी हो गई भाई 4000, कितनी हो गई 4000, टोटल फीमेल संख्या कितनी हो गई 4000। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी, आप बता नहीं सकते कितनी है भाई, हमारी आ गई 4000। अगर पुरुष की पूछती तो 6000 टोटल थे जिसमें से 4000 फीमेल थी तो 2000 फीमेल रहेंगे। तो कौन सा सही है हमारा ये ए वाला, ठीक। समझ में आ गया। अगर ये चीज 5% आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करिए कि आप अगर मानोगे महिला, अगर मान लिया आपने कि महिला एक्स थी पहले और महिला ए थी, अब पुरुष कितने हो जाए, फिर पुरुष कितने होंगे भाई, पुरुष कितने होंगे 6000 माइनस है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपर, मैं गायब हो जाता हूँ की जगह कमी है थोड़ा सा। ठीक है, तो महिला अगर हमने ए मान लिया, ठीक है, महिला अगर हमने ए मान लिया तो पुरुष कितने होंगे भाई टोटल 6000 माइनस ए। अब आप बताओ कि पहले का अगर हम 5% निकालें, अगर मैं इसका 5%, महिला कितनी बढ़ रही है भाई 8%, तो पहले हमारी ए थी, अब इसका 8% कितना होगा 8%, 8/100 करेंगे, प्लस पुरुष कितने थे भाई 6000 माइनस ए थे, महिला घटा दिया तो वही तो पुरुष। अब पुरुष कितने बढ़ रहे हैं एक साल में 5%, 5/100। लेकिन देखा जाए तो टोटल कितने बढ़े हैं भाई, महिला और पुरुष दोनों मिला के कितने बढ़े 420 बढ़े, ठीक। ये बेसिक आप मेथड देख लो चाहे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/8A/100 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, भाई ये गुणा होगा तो 6×5 = 300 आएगा,
अंदर गुणा करेंगे तो 300 माइनस 5a/100 आएगा बराबर कितना 420। अब यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो रहा है 8a/100, 5 तो 3a बराबर कितना आया यहाँ पे 100। और ये 300 जो देखिए ये 300 कहाँ जा रहा है उस तरफ जाएगा तो 120 बचा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। अब आप ही देख लीजिए कि ये कितना आया 3 चौका 12 40, तो ए का मान कितना आ गया हमारा 4000 आया। तो ये हमारा प्रॉपर बेसिक था, ठीक है, ये प्रॉपर हमारा बेसिक था जो कि कितना है 4000 तब भी आया। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये जो शॉर्ट मेथड कि हमने ऑल ओवर ये भी 5%, ये जहाँ पे आप जो संख्या कम रहे, जो जिसका परसेंटेज कम रहे उसको हमने क्या किया कि बराबर कर लिया और उसका ऑल ओवर निकाल करके जो एक्स्ट्रा था उसमें से हमने घटा दिया, ठीक है। तो घटाने के बाद जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है बच रही है हमारी, उसमें हमने क्या किया कि वो जो एक्स्ट्रा है 3% ये उसके बराबर हमने दिखा दिया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है x संख्याओं का औसत जो है 23.40 था, बाद में यह पाया गया कि संख्या 25 और 65 को गलती से क्रमशः 52 और 56 माना गया था। यदि संख्या का वास्तविक औसत जो है 22.20 है तो x/2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए आप, मैंने आपको क्या बताया है, दो मेथड बताया है, ठीक है। एक क्या कि आप प्रॉपर बेसिक से करो, इसका गुणा इसमें कर दो, जो बढ़ी हुई संख्या है घटी हुई संख्या है उसका हम निकाल लेते हैं अगर हमारी संख्याएं बढ़ रही हैं। तो चलिए पहले बेसिक भी बता देता हूं आपको, नहीं तो कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे एवरेज जो है एक्स संख्याओं का एवरेज जो है 23.40 है तो संख्या टोटल सम कितना होगा, इसका टोटल सम कितना होगा भाई, कितना होगा एवरेज में संख्या से गुणा कर दिया तो वही तुम्हारा क्या होगा एवरेज सम होगा, 23.40 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है, अब देखते रहते हैं रियल सम क्या होगा, वास्तविक संख्या। भाई इसमें आगे बोला है ना कि तो 23.40 एक्स हो गया, ठीक। कह रहा है कि बाद में यह पाया गया कि संख्या 25 और 65 को गलती से क्रमशः 52 और 50 माना गया था, ठीक है। तो कहने का अर्थ तो उसने गलती से कितना लिख दिया 52 और 56 लिख दिया, तो 52 और 56 को हमने क्या किया घटा दिया और जो सही था उसे हमने संख्या में जोड़ दिया, तो 25 प्लस 65। तो अब हमारी रियल सम कितनी आ गई, रियल सम हमारी कितनी आ गई भाई 23.40 एक्स माइनस कितना होगा 52 और 56 108 और 25 और 20 90, तो यहाँ कितना आ गया 18। ये हमारी रियल संख्या है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना आएगा, रियल एवरेज कितना आएगा भाई 23.40 एक्स माइनस 18। अभी संख्याओं की संख्या कितनी है भाई एक्स ही तो है, पहले भी एक्स थी अभी भी एक्स है, बस गलती से जो लिखा था उसे हमने सही कर लिया। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू संख्याओं से भाग दे दिया, संख्या कितनी संख्या है नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, रियल एवरेज मिल गया, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं रियल एवरेज हमारा कितना है 22.20 है, हमारी कितनी आई है ये, लेकिन वो कह रहा है नहीं 22.20 है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 23.40 एक्स माइनस 18 एक्स का गुणा इधर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 20 एक्स। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना होगा 1.20, इधर कितना 18 हो जाएगा, ये एक्स 1.20 एक्स
तो ये कितना है 1.2 है, तो एक अंक पे 10 हटाया तो हमने क्या मिल गया 180/12 कर सकते हैं, तो 12 15 ही 180। तो x का मान कितना आ गया हमारा 15। तो हमसे पूछा क्या है x/2, तो 15/2 हुआ तो कितना 7.5, कितना 7.5। तो कौन सा सही है ये सी वाला। तो ये हमारा जो था प्रॉपर बेसिक मेथड था और समझ में भी आ गया होगा आपको। दूसरा हमने क्या बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास क्या दिया है कि ये एवरेज दी रखी है, एवरेज दे रखी है कितनी है 23.40। ठीक, हम क्या करते हैं कि जो हमारी संख्याएं गलत या सही हुई हैं, अगर बढ़ रही हैं तो उनका एवरेज निकाल के हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, अगर संख्याएं घट रही हैं तो हमका एवरेज निकाल के घटा देंगे। तो हम देख लेते हैं कितना बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो क्या हुआ गलती से क्या लिख दिया गया था 52, तो जो गलती से लिख दिया गया वो घटा देते हैं हम 56, और जो सही से लिखा गया जो सही था उसको जोड़ दिया हमने 2565। अब हम इनका एवरेज निकालते हैं, भाई संख्या तो अभी भी कितनी है x ही है ना, तो x का एवरेज निकाल दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया रियल एवरेज आ गया, क्या आ गया रियल एवरेज। लेकिन उसने बोला है कि रियल एवरेज कितनी है 22.20 है, और हमारी आई कितनी है 23.40, माइनस हो जाएगा यहाँ कितना ऊपर 18/x आ गया, तो इधर आएगा ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 18x, यहाँ कितना आएगा 1.2, और x का मान कितना हो जाएगा भाई 180/12 करेंगे, 1 दशमलव हटाने के लिए, ये कितना आ गया 15x का मान, तो x/2 का मान कितना होगा 7.5 होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो 7.5 आ गया। तो दोनों चीजें आप कर सकते थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये एवरेज जो मैंने बताया कि एवरेज निकाल के घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, वो मेथड आपके लिए ज्यादा सही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। आपको आपके पास अभी टाइम है, लेकिन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाइए, और ऐसा पढ़िए कि शुरू से स्टार्ट कीजिए अंत तक पहुंचते पहुंचते तीनों चीजें आपकी क्लियर, क्या क्या दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, मैंने उसके फायदे भी बता दिए कि अगर ये चीजें आपको आ गई तो उसका फायदा क्या है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक नाव जो है शांत जल में 96 किलोमीटर की यात्रा करने में धारा के प्रतिकूल जो है 66 किलोमीटर की यात्रा करने से 1 घंटा अधिक समय लेती। तो यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 19 घंटे में नाव द्वारा धारा के अनुकूल मतलब अप डाउन स्ट्रीम तय की गई दूरी क्या होगी। तो एक बात बताइए, यहाँ पे उसने क्या बोला है, शांत जल में 96 किलोमीटर जाने में और धारा के प्रतिकूल 66 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय अधिक लेता है। कौन लेता है भाई, ये जो शांत जल में जा रहा है वो 1 घंटा समय अधिक लेता है। तो आप बताइए शांत जल का टाइम मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, टाइम, और यहाँ पे कितना धारा के विपरीत। ये लिखना नहीं है भाई आपको एग्जाम में, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप बताइए शांत जल में अगर टाइम निकालना हुआ तो क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है 96 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, और स्पीड कितनी है शांत जल में, चाल क्या होती है भाई, जो बोट की चाल होगी नाव की चाल होगी वही तो होगी, तो बी होती है, तो बी लिख दिया, हमें पता नहीं है ना। और यहाँ पे कह रहा है धारा के विपरीत कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 66 किलोमीटर कर रहा है। अब विपरीत दिशा में चाल क्या होती है भाई, वी अप स्ट्रीम होती है, और वी अप स्ट्रीम का मान जानते हैं कितना होता है, बोट में से करंट की चाल घटा देते हैं, क्योंकि वो विपरीत मतलब क्या, अगर धारा इधर जा रही है नाव
पानी के बहाव इधर की तरफ है और बोट इधर से आ रही है तो क्या होगा भाई, विरोध तो करेगा ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, बोट के चाल को कम करेगा ना। तो बोट के चाल में जो धारा की चाल होती है वो क्या होती है, घटा दी जाती है। इसीलिए हमारा क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड बी माइनस सी होता है। ठीक, अब बोला क्या है कि एक शांत जल में 96 किलोमीटर की यात्रा करने में धारा के प्रतिकूल 66 किलोमीटर करने में 1 घंटे अधिक समय लेता है। तो कौन किसका समय ज्यादा है, ये भाई 96/b का समय 1 घंटे ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 1 घंटा और दे दूं टाइम, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। या तो मैं इसमें से 1 घंटा घटा दूं, शांत जल वाले में से 1 घंटे घटा दूं, या फिर धारा के विपरीत वाले में 1 घंटा जोड़ दूं, तो बराबर हो जाएंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 96/b ये है, माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा, और ये 66, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैंने बताया ना क्या होता है, वी अप स्ट्रीम का माइनस बी माइनस सी, और सी का मान हमें पता है भाई, यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसमें। करंट की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी, तो बी माइनस 2 हो जाएगा, बराबर कितना 1। अब सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा इधर कीजिए, इसका इधर कीजिए, तो कितना आ जाएगा 96b माइनस 96 दूना 192, और इधर कितना हो जाएगा 66b हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा b² माइनस 2b बराबर 1। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 96 में से 66 गया, कितना आएगा भाई 30b माइनस 192, और इधर कितना b² माइनस 2b, इसको इधर लाते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा b² माइनस, ये 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30 है, इधर -30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32b, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 192 प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 0। तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, खंड, तो 12 चौका 48, और 48 चौका कितना होगा 192, तो 4 कितना आना चाहिए, जोड़ने पे ऐसा 92 का 100 ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए, कितना माइनस के 32 आना चाहिए। तो एक बात बताइए कि कितना हम ले सकते हैं भाई, तो ये हो गया 16 12 नहीं होगा, 4 तिहाई 4, इसको 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसको ऐसे कर दीजिए, अगर मैं 12 गुणते 2 गुणते 2 4 करूं, तो 12 दूना 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 कितना होगा 32 होगा। ठीक, तो हमारा b का मान कितना आ जाएगा भाई, b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस का मान दोनों मान क्या होता है प्लस ही आएगा, 24 भी प्लस आएगा और 8 भी प्लस में ही आएगा b का मान। ठीक, तो आप b हमें लेना कौन सा है, बोला है ना कि 10 किलोमीटर से स्पीड कम है नाव की गति, तो ये 24 क्या है 10 से ज्यादा है, तो हम कौन सा लेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। तो इतना समझ में आ गया भाई, ये गुणनखंड आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया गुणनखंड, और अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको आता भी होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया b का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि 19 घंटे में नाव द्वारा धारा के अनुकूल, तो v डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, बोट की चाल 8 प्लस करंट की चाल 2, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये b और ये प्लस c। ठीक, तो कह रहा है 19 घंटे में डिस्टेंस, तो v डाउन स्ट्रीम स्पीड 19 घंटे में कितनी होगी, 19 स्पीड कितनी है 10, तो 190 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा 190 किलोमीटर, कौन सा सही है हमारा, ये सी। समझ में आ गया होगा प्रॉपर, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है यदि पहले वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रों का योग क्या होगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमने मान लिया पहला, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पूरा पूरा लिख देता हूं मैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई 176, और दूसरे वृत्त का दूसरे वृत्त की परिधि दिया है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं दिया, परिधि दिया है, यहाँ पे भी क्या दिया है, परिधि दिया है, सरकमफेरेंस। ठीक है, कितना दिया है 88 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, इतना तो दिया है, पता है आपको। तो आपको पता है ना कि वृत्त की परिधि का क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो पहले का है तो 1 मान लिया, 176 सेंटीमीटर, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 22/7 r1, ये कितना हो जाएगा 176, तो 22 दूना 44, 44 चौके 176 4, तो r1 का मान कितना हो गया 28, और यहाँ पे भी क्या होगा 2πr2 बराबर कितना 88, तो पाई का मान यहाँ भी पता है कितना 22/7 r2 88, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो यहाँ कितना आ जाएगा r2 बराबर 14। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्र का योग बताना है, तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर जोड़ के बताना है, तो कितना हो जाएगा भाई, पाई कॉमन है हमारा, ये r1 कितना है 28 का स्क्वायर हो गया प्लस 14 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर तो पता ही होगा आपको 22/7 रख दिया हमने, और 28 का कितना होता है 784 प्लस 14 का 196, ठीक, 4 इधर इसको दे देते हैं तो 200 हो जाएगा, यहाँ 780, तो कितना आ जाएगा 980, तो 22/7 गुणित 980, तो ये कितना आएगा 14 7 98 140 आया, तो 14 दूना 28 और 14 दूना 28 2 30, कितना आ गया 3080 आ गया, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कौन सा सही हमारा, ये सी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस फॉर्मूले में रख के आर का मान निकालना है और रख देना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, और मैंने इसमें आपको एक पॉइंट दिया है कि अगर आपको परसेंटेज दिया है इसमें, तो उसको पहले परसेंटेज वाले को सॉल्व कीजिए, फिर उसको रियल वाले से रिलेट कीजिए। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उस वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक है 256 रुपये अधिक है। तो मैंने क्या कहा आपको कि पहले रियल वाले को वैसे ही रहने देते हैं, पहले आ जाते हैं हम जो परसेंटेज में दिया है, तो अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचा जाता है। तो एक बात बताइए कि हमें छूट पे बेचा जाता है तो क्या करता है, अंकित मूल्य से 25% छूट पे बेचा जाता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। मार्क प्राइस, अगर मान लीजिए हमारा मार्क प्राइस यहाँ पे और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा, अगर हम मान लें कि हमारा जो है मार्क प्राइस 100 था, 100 रुपये था, 100% था, तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 रुपये पे 25 रुपये छूट दे रहा, तो बेचेगा कितने पे 75 रुपये पे। इतना समझ में आया। या फिर आपको हमने कई बार बताया है कि 25% का मान कितना होता है, 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है। अगर हमारी मार्क प्राइस 4 है तो 4 का 25% कितना हुआ, एक की छूट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर 25 से हमने गुणा किया
तो हमारा क्या आएगा, 25 चौका 100, 25 3 75, 4 3 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्जित लाभ 5% है। तो एक बात बताइए कि हम प्रॉफिट या लॉस कैसे डिफाइन करते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी ना। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा तब ना हम बताएंगे कि हमें क्या हुआ, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो यहाँ पे किसका मिलेगा भाई, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। अगर हम मान लें कि हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो 5% का प्रॉफिट कब कमाएंगे हम, जब 100 का सामान 105 में बेचेंगे तभी ना। 100 का 5% होता कितना, जाहिर सी बात है कि 5 होता है। तो कहने का अर्थ 100 का सामान जब हम 5 में बेचेंगे, 105 में सॉरी, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा 5% का। तो ये कितना हो जाएगा, 105 होगा। तो आप बताइए कि हम इसको कितना लिख सकते हैं, अगर काटना चाहें तो 25 चौका 100, 25 3 75, 4 3 का रेशियो यहाँ है, यहाँ पे कितना है, 5 भी सही है और 5 21। तो एक बात बताइए यहाँ पे कितने का रेशियो आ गया, 20 और 21 का। तो ये चीज़ें जो मैं पहले आपको बताता था कि 25% का 1/5, यहाँ 5% का भी कितना निकाल सकते थे, 1/20। तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 20 होती तो इसका 5% कितना, 1। तो 1 के प्रॉफिट भी बेचता तो सेलिंग प्राइस कितनी आती, 21। तो यहाँ से भी तो 20 और 21 का रेशियो आ रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना प्रॉपर डिटेल में लिखा है। ठीक है, आप ये वाला चीज़ कीजिए कीजिए, इससे आसानी होती है। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लॉन्ग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन बात हो रही है एक ही वस्तु की। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखिए क्या है, 3 है, यहाँ की सेलिंग प्राइस कितनी है, 21 है। अब भाई बात एक ही वस्तु की हो रही है, तो सेलिंग प्राइस तो अलग अलग हो नहीं सकते ना। अगर कहा होता कि अलग अलग पे बेच रहे हैं तभी, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा, तो सेलिंग प्राइस तो एक होनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अगर 21 है तो या तो हम इसको 21 बना इसको 3 बनाएं, या तो इसको 21 बनाएं। लेकिन इसको 21 बनाना ज़्यादा आसान है। तो अगर हम 7 का गुणा कर दें तो ये भी 21 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 7 का किया तो दूसरी पर तरफ भी हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब कितना आ जाएगा हमारा, ये 7 चौका 28 आ गया हमारा मार्क प्राइस, और यहाँ कितना 21। यहाँ पे कितना है, अब मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज कर सकते हैं नहीं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, 28। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 21। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 20। ठीक, अब आ जाते हैं रियल पे। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उस वस्तु की क्रय मूल्य से 256 रुपए अधिक है। आप चाहो तो मान लो कि इसका मार्क प्राइस 28x था, 21x रुपए था, और कॉस्ट प्राइस 20x रुपए। तो आप मानोगे तो वहां भी x आएगा, या फिर आप डायरेक्टली मान सकते हैं यूनिट के हिसाब से। कह रहा है ना कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमारा कितना है 20, अंकित मूल्य कितना है 28। तो कितना ज्यादा है भाई, 8। तो हम ये कह दें कि हमारा 8 यूनिट ज्यादा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 256 रुपए ज्यादा है। हम कह रहे हैं नहीं, हमारा 8 यूनिट ज्यादा है। आप x मानते तो क्या कहते, 8x ज्यादा है। तो वो कहता कि नहीं 256। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 32 रुपए आया हमारा। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य नहीं बता सकते। अगर एक यूनिट का मान 32, तो 28 यूनिट का मान कितना, 28 गुणित 32। तो यहाँ पे अब भी, यहाँ पे भी सॉल्व करने का तरीका देखिए, कि देखा जाए तो 30 से ये 2 कम है और 30 से 2 ज्यादा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं, टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 900 में कितना, 4 घटाया तो कितना, 896 आया। तो ये आपको माइंड में करना था। 30 का स्क्वायर कर लेते, 3 त्रिका 900, और 2 का स्क्वायर किया 4। तो 900 में 4 गया तो 896। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा। तो 896, तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है अमन और अंकुर ने 7 और 8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद अंकुर ने क्या किया, अपने प्रारंभिक निवेश का 12.5% वापस ले लिया। ठीक है, यदि कुल वार्षिक लाभ जो है एक साल में 2595 रुपए था, तो अमन का लाभ में हिस्सा क्या होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, अगर प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो हमारा प्रॉफिट आता है ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का हम गुणा करके एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकालते हैं। हाँ, लेकिन दो लोगों के बीच में प्रॉफिट इसी रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अमन अमन है और अंकुर है, मैं पूरा पूरा नाम लिख दे रहा हूं क्योंकि भाई ए से दोनों स्टार्ट है। तो कह रहा है 7 और 8 के अनुपात में है, 7 और 8 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं कि अमन ने कितना इन्वेस्ट किया, 7x इन्वेस्ट किया, इसने कितना इन्वेस्ट किया, 8x। इतना समझ में आया। और x क्यों हम लेते हैं ये भी मैंने बताया है, और रोज बताता हूँ, आज तो नहीं बताया फिलहाल, तो एक आध दिन फिर बताऊंगा कि x हम क्यों लेते हैं। तो आगे कह रहा है कि 5 महीने बाद अंकुर ने अपने लाभ का निवेश में से 12.5% वापस ले लिया। लेकिन 5 महीने तक तो क्या किया अंकुर ने, ये 8x ही निवेश किया था। अब देख लेते हैं आगे, 5 महीने बाद क्या कह रहा है कि अगर वो 12.5% वापस लेता है तो 12.5% का मान क्या होता है। जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि इसका मान होता है 1/8। तो पहले कितना इन्वेस्ट करता था, 8x इन्वेस्टमेंट थी उसकी, अब 1/8, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x। तो कहने का अर्थ कि 12.5% का मान कितना हुआ, x। पहले 8x इन्वेस्ट करता था, अब x क्या किया उसने, वापस ले लिया, तो बचा कितना, ये 7x। और टोटल बात हो रही है एक साल की, तो 5 महीने बीत गए तो बचा कितना, 7 महीने। ठीक, इतना समझ में आया। लेकिन अमन के लिए उसने कुछ नहीं कहा, तो अमन ने इसका मतलब 12 के 12 महीने इन्वेस्ट किया। तो अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो 12 सत्ते 84x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 8 पंचे 40, 7 सत्ते 49, ये कितना हो जाएगा, 49। 8 पंचे 40, 89x हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो कह रहा है कि यदि कुल वार्षिक लाभ 2595 है, तो हमारा कितना, अमन को कितना मिल रहा है भाई प्रॉफिट, 84x, इसको 89x, तो टोटल कितना हमारा 89 और 84 कितना हो गया, 173x। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा, 173x इनको मिला, तो इनको कितना कह रहा है, 2595। ठीक, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15। 15 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो लगभग कितना है, 8.5, 8 दूनी 16, ठीक, और 8 3 24, 3 गुना कितना, 2400, और गुणा करेंगे तो 15 आएगा ही। अनुमान लगाते हैं उसके बाद, क्योंकि लास्ट में 15 आ रहा है, 5 आ रहा है सॉरी, तो 15 से कहीं ना कहीं होगा। ठीक, 5 से तो होगा नहीं, 15 से। तो ये कितना आ गया, x का मान 15 आ गया हमारा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो अमन का लाभ में हिस्सा क्या होगा। तो अमन का लाभ में हिस्सा क्या होगा भाई, अगर x का मान इतना रुपए आ गया, तो 84x का मान कितना होगा, 84 गुणित 15 रुपए, x का मान। तो इसको हम क्या करते हैं, 42 कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, 30 कर देते हैं भाई, इसको आधा कर दिया, इसको दूना कर दिया। अब क्योंकि गुणा करने में आसानी होगी, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 हो गया, ये जीरो तो था ही, तो 1260 रुपए मिला इसको। तो आंसर सही है हमारा ये सी वाला। ठीक, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें करना कैसे। इसमें उसने दो कंडीशन दे रखी है, एक बार कुछ निकालना पड़ेगा आपको मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस, ठीक, फिर वही कॉस्ट प्राइस सेम करने के लिए अगर उसकी पहले दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा। ठीक, इसमें वही चीज़ दो बार सॉल्व करनी है। तो अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यही कहूँगा कि आप शॉर्ट, मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा, मैंने बताया भी है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगा के आप यूज़ कर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने 6 रुपए प्रति किलोग्राम और 16 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली दो अलग अलग प्रकार की चीनी को 1:4 के अनुपात में मिलाया। यदि दूसरी प्रकार की चीनी की कीमत बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है तो मिक्सचर की कीमत को समान बनाए रखने के लिए अब दोनों को प्रकार की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा, इसमें मिक्सचर एलिगेशन का सीधा सीधा लग रहा है फॉर्मूला, क्योंकि एक ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, दूसरी ये हो गई, अनुपात में किस अनुपात में मिलाया जा रहा है ये हमने बता दिया इसने। तो हमें क्या मिल जाएगा, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। अब वही मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस को सेम रखने के लिए अब क्या कह रहा है कि दूसरी चीनी, पहली तो चीनी जो 6 रुपए थी तो वो 6 रुपए है ही, तो दूसरी चीनी की कीमत 18 रुपए हो गई। तो अब हम बता नहीं सकते, तीनों चीजें यहाँ भी पता हो गई, तो हम बता नहीं सकते कि कितने अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो कह रहा है कि अब हम क्या निकाला, 6 रुपए और 16 रुपए और रेशियो दे रखा है कितना, 1 और 4 का। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमने बताया ना मिक्सचर एलिगेशन में कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या लेते हैं बीच में मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना है, 6 रुपए है, यहाँ पे कितना है 16 रुपए है, यहाँ पे हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन रेशियो दे रखा है इसने कितना, 1 और 4 की रेशियो में। तो हम x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो इसका भी मैंने शॉर्ट मेथड बताया, या तो आप चाहो कि 16 माइनस एक्स करो फिर बराबर 1, रेशियो में करके निकालो x माइनस 6, ऐसे कर लो, या तो फिर आप ऐसे करो 16 माइनस एक्स और इधर कितना होगा बटा x माइनस 6 बराबर कितना, 16 माइनस एक्स के सामने कौन था 1, इसका 4। तो ऐसे सॉल्व करो, या तो फिर सॉल्व करके x का मान निकालो। ठीक, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये हम जो है वो शॉर्ट मेथड है, जब शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो शॉर्ट करते हैं। ठीक, या तो वैसे भी करोगे तब भी वही आएगा, या तो आप करो कि इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो और फिर जोड़ दो। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 64, और बीच में क्या करना है जोड़ देना है इनको 64, और नीचे क्या करना है 4 1 5, मतलब जो रेशियो है इनको जोड़ देना है और उससे भाग दे देना है। तो आएगा क्या हमारा, ये x का मान आ जाएगा बीच वाला। तो कितना होएगा, ये 70 हो जाएगा, 70 में 5 से भाग दिया तो कितना 14। तो x का मान हमें कितना मिल गया, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी मिल गई भाई हमें, 14 रुपए। कितनी मिल गई, 14 रुपए। अब कह रहा है कि यदि दूसरी चीनी की कीमत बढ़ाकर 18 रुपए प्रति किलो कर दिया जाए तो मिश्रण की कीमत को समान बनाए रख लेकिन मिश्रण की कीमत कितनी है 14। अब इसको समान बनाए रखने के लिए अब हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो अब आगे देख लेते हैं। अब भाई इस पहले की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये पहला हमारा था, इसकी कॉस्ट प्राइस हमारी, ये पहले थे हमारा, ये दूसरा था। तो हमारे पहले की कॉस्ट प्राइस सेम वही है 6 रुपए। दूसरी की कॉस्ट प्राइस क्या कर रहा है, अब दूसरे की कॉस्ट प्राइस क्या कर रहा है, अब बढ़ा दे रहा है, 16 था अब 18 कर दिया। और मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस वही रखनी है पुरानी 14 रुपए। तो यहाँ मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी रखनी है, पुरानी ही रखनी है। तो अब पूछ रहा है कि इस किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक, तो किस अनुपात में मिलाया जाए नहीं बता सकते भाई, 18 में से ये क्या करते हैं, 18 में से 14 गया कितना 4, और 14 में से 6 गया तो कितना 8। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 1 और 2 का रेशियो आ गया हमारा, कितना आ गया 1 और 2 का रेशियो आ गया। तो कौन सा सही हमारा, ये ए वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था। आप सॉल्व करना चाहोगे तो 30 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आया कैसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है कि यदि हर्ष जो है दिल्ली से सुबह 9 बजे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है और गणेश जो है पटना से सुबह 11 बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है और दिल्ली और पटना के बीच की कुल दूरी 1210 किलोमीटर है, तो वे एक दूसरे से किस समय पार करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। क्या बात हो रही है, दिल्ली एंड पटना, पटना की बात हो रही है। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1210 किलोमीटर। टोटल इनके बीच की दूरी कितनी है, 1210 किलोमीटर है, ठीक है, इतना दिया है। कह रहा है कि हर्ष जो है वो दिल्ली से, हर्ष कहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, कितने बजे, 9 बजे सुबह के। स्पीड कितनी थी इसकी, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि गणेश है, गणेश कितने बजे चल रहा है, यहाँ से गणेश चल रहा है इस तरफ, हर्ष चल रहा था इस तरफ, तो गणेश की चल कितने बजे रहा है, 11 बजे, ठीक। और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड देखी जाए तो कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक बात बताइए कि ये तो 9 बजे ही चला, ये तो 9 बजे ही चला, लेकिन ये कितने बजे चला, 11 बजे, तब तक ये 2 घंटे में कुछ न कुछ डिस्टेंस चला होगा। तो कितना डिस्टेंस चला होगा 2 घंटे में, 11 बजे तक। भाई 65 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 130 किलोमीटर। 1210 में 130 किलोमीटर ये चल चुका, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई भाई, हर्ष यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई, 1080 किलोमीटर। टाइम हम इसलिए बराबर करते हैं इनका, ताकि जो है कि इनका हम रिलेटिव स्पीड निकाल पाए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जोड़ता तो भाई 2 घंटे में ये यहाँ पहुंचा होता, अगर यहाँ से जोड़ता तो गड़बड़ हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये 11 बजे चला या 9 बजे चला। तो हम ये इसलिए देखते हैं कि सेम टाइम से चले हो, हम इसलिए पहले इनको सेम टाइम पे लेके आते हैं कि सेम टाइम पे चलें, तो इनका रिलेटिव स्पीड भी तो कुछ हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक। तो अगर यहाँ पे 11 बजे हर्ष कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर, ठीक है। तो आप बताइए कि ये रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आएगी। अगर डिस्टेंस तो हमें पता हो गया 1080 किलोमीटर, तो आप बताइए कि अगर हमें इनका रिलेटिव स्पीड चाहिए, भाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात होती है कि रिलेटिव स्पीड। तो आप बताइए कि अगर देखा जाए तो ये 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में ये 55 किलोमीटर आएगा गणेश, ये 1 घंटे में कितना आएगा, 65 किलोमीटर। तो क्या घंटा इनके लिए अलग अलग है कि ये नहीं, पहले तुम 1 घंटे चले हो, हम 1 घंटे चले, फिर तुम 1 घंटे चले हो, फिर हम 1 घंटे, ऐसा तो है नहीं, एक ही घंटा है ना। एक ही घंटा में दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने 55 किया, इसने 65 किया, तो देखा जाए तो स्पीड क्या होगी इनकी, जुड़ जाएगी। 1 घंटा में टोटल इन्होंने अपने बीच की दूरी कितनी कम कर दी, 65 प्लस 55 कितना, 120 किलोमीटर। 65 प्लस 55 बराबर कितनी आ गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या कर रहे हैं, अपनी डिस्टेंस कम कर रहे हैं, 1 घंटे में 120 किलोमीटर, तो इनकी स्पीड कितनी आ गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जमीन पे जुड़ जाती है, पानी में घट जाती है, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया रिलेटिव स्पीड, तो टाइम कितनी देर बाद ये पार करेंगे, पार करने का मतलब ये इनकी मीटिंग टाइम क्या होगी, भाई ट्रक है तो ट्रक पार करने में कितना ज़्यादा 10 सेकंड और लगेगा और क्या, तो वो हम निग्लेजिबल मानते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे कब, तो मिलने का टाइम ही तो पार करने का टाइम हुआ, तो 1080 किलोमीटर ये कितनी देर में कवर कर लेंगे भाई, 65 किलोमीटर, ये 55 किलो, टोटल 1 घंटे में 120 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना, 12 नवैया 108 हुआ, 9 घंटे में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट कर लेंगे, मतलब मिल जाएंगे। तो 1-2 सेकंड में पार भी कर सकेंगे। ट्रक की लंबाई कितनी होती है भाई, तो 1-2 सेकंड नेग्लेजिबल मानेंगे हम, ठीक। तो 9 घंटे में, तो बताइए कि ये 11 बजे से यहाँ से चला था, तो 9 घंटे में कहाँ पहुँचेगा, 9 घंटे बाद इसकी टाइमिंग क्या होगी। जाहिर सी बात है कि 9 घंटा अगर हम इसने जोड़ दिया तो इसकी टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 8 PM, 8 PM पे।
और यहाँ से देखा जाए तो ये भी 11 घंटे से, तो 9 घंटे कितना, 8 PM। तो कहने का अर्थ है मिलेंगे कितने पे, इनके पार कितने करेंगे, 8 बज के, रात के 8 बजे। तो 8 PM पे, AM पे स्टार्ट किया था, PM पे पहुंच गए। समझ में आ गया इतना, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश, मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की प्रॉपर कोशिश कीजिए। भाई जब क्वेश्चन को समझना आ जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात मानिए, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है विक्रांत को एक परीक्षा में 16.66% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 33 अंक और प्राप्त किए होते तो उसे 35% अंक मिलते। यदि चंदन ने परीक्षा में 84 अंक प्राप्त किए तो उसके अंक पासिंग मार्क्स से कितने अधिक है, ठीक है। तो एक बात बताइए, कह रहा है ना कि एक परीक्षा में 16.66% अंक प्राप्त किए, तो किसका 16.66%, मैक्सिमम का 16.66% होगा ना। तो मैक्सिमम मार्क्स हमें पता है, नहीं पता है। तो क्या करते हैं, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो हम पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हैं, और पासिंग मार्क्स से वो कितना अधिक प्राप्त किया वो भी हम बता सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पासिंग मैक्सिमम मार्क्स कितना है हमारा, मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना है, हमने मान लिया कि x हमारा मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक। तो अब कह रहा है कि विक्रांत एक परीक्षा में 16.66 अंक प्राप्त करता है, विक्रांत। तो मैक्सिमम का 16.66%, अब 16.66% का मान आपको पता ही है कितना होता है, 1/6। तो मैक्सिमम का 1/6, ठीक, उसने प्राप्त किया। अब बोला कि वह 20% अंकों से फेल हो गया। अगर 20% नहीं, 20 अंकों से, तो उसने 20 अंक कम प्राप्त किए होंगे। अगर मैं उसे 20 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स हो गया हमारा, ठीक। भाई 20 अंक से फेल हो रहा था, अगर हमने 20 अंक उसे और दे दिया, जोड़ दिया उसके साथ, तो अब जाहिर सी बात है पास हो गया। अब आगे कह रहा है कि यदि उसने 33 अंक और प्राप्त किए होते, तो पहले उसने प्राप्त कितना किया था, मैक्सिमम मार्क्स का 1/6 प्राप्त किया था, ठीक। कह रहा है 33 अंक उसने और प्राप्त किए होते, तो 33 अंक अगर मैं दे दूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि उसे 35% अंक मिलते, मतलब x का 35%। यही कह रहा है ना, मैक्सिमम मार्क्स का ये जो प्राप्त करता 35% होते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 1/6 प्लस 33, x का 35 का मान कितना होगा भाई, 35/100 करेंगे, तो 5 सत्ते 35, 5 बीस 100। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 7x बटा कितना, 20 माइनस x/6 इधर आ जाएगा बराबर 33। तो इधर कितना, 7×6 42, और इधर 20x, 42 में से 20x गया कितना, 22x बचेगा, 22x, और नीचे कितना हो गया, 6 दूनी 12, 120 बराबर कितना, 33 आया। तो ये कितना हो गया, 11 दूना 22, 11 3 33, तो 2 60। तो कितना, 60 का गुणा 3 में किया तो x का मान कितना आ गया, 180। तो हमारी मैक्सिमम मार्क्स क्या थी, यही तो थी x, और मिल कितना गया हमें, 180। तो कह रहा है अब पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं भाई, पूछ रहा है ना कि 84 अंक प्राप्त किए तो पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स हमारा कितना होगा, 180 का 1/6 प्लस 20, तो ये कितना होगा, 6 3 18। तो ये कितना हो, पासिंग मार्क्स कितना हो गया हमारा, 50 हुआ। तो उसने 84 अंक प्राप्त किए तो एक्स्ट्रा कितना प्राप्त किया उसने,
भाई 84 प्राप्त किया उसने, पासिंग मार्क्स 50 ही था, तो कितना एक्स्ट्रा प्राप्त किया? 34 मार्क्स एक्स्ट्रा प्राप्त किया। कितना? 34 मार्क्स। कौन सा सही है हमारा? ये सी वाला। ठीक, तो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल बाय डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि हमें करना कैसे है। बाद में आप शॉर्ट ट्रिक वो तो आप अपने से बनाओगे। बनाने का मतलब है कि कितना माइंड में कैलकुलेशन करते हो कि आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है या लॉन्ग मेथड यूज करना है। वो जो प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके जाना, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास का प्रॉफिट उन्हें भी हो सके। ठीक है, और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।